Hi, this is Nahid Khan. Welcome you all to our YouTube channel, Excellencia Classes. Once again, I'm here with one of the objective category. Here, we will be discussing the economics objectives, and this time the topic is give economic term. So, students, let's start without wasting time. So, let's get started. Okay, let's start the video. The first question is branch of economics that deals with the small part of national income. Here we are talking about small part, so definitely that will be the microeconomics. Student, don't get confused because there are only two branches of economics. Okay, how many branches are there? Only two. So one is macro and second one is micro. ठीक है, तो जब छोटी चीज़ों की बात होगी, स्मॉल पार्ट की बात होगी, तो आपका आंसर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब ह्यूज और एग्रीगेट की बात आएगी तब आपका आंसर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. Now second is average of all the prices of goods and services currently being produced in an economy. ठीक है, एवरेज ले रहे हैं हम, प्राइस का एवरेज ले रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली. ठीक है, जनरली मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि चलो टेक द प्राइसेस ऑफ अनियंस, मुंबई में उसका क्या प्राइस है, दिल्ली में क्या है, कोलकाता में क्या है, तो मैं ये कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो आई एम इन्वॉल्विंग द स्टेट ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग जनरली. Okay, so that's why our answer will be general price level. Now third one is utility that arises when ownership of goods is transferred from one person to another. आपका आंसर वो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में से ही है. ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो बेटा वन पर्सन मतलब आपका सेलर हो जाएगा, अनदर मतलब आपका कौन हो जाएगा, बायर हो जाएगा. तो जब भी हम चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, सो जो ओनरशिप होती है वो गुड्स की क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. सो वी विल क्रिएट पोजेशन यूटिलिटी. ठीक है, ओनरशिप गेट ट्रांसफर. नाउ फोर्थ वन इज एग्रीगेट. यहाँ पे वापस से हम बात कर रहे हैं टोटल की. एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ फ्रॉम ऑल. बात अगेन यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल आई एट 4 apples. ठीक है, so whatever utility I am getting from those 4 apple, that will be my total utility. So here the answer is what, total utility. Now next one, टोटल डिमांड. अगेन यहाँ पे टोटल की बात हो रही है. टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर. देखो यहाँ पे कंज्यूमर की, सारे कंज्यूमर की बात हो रही है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड होगी. अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे इंडिविजुअल आ जाता, क्या आ जाता, इंडिविजुअल या सिंगल कंज्यूमर आ जाता, तो आपका आंसर होता इंडिविजुअल डिमांड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस. सेवरल मतलब ऐसी डिमांड फॉर अ कमोडिटी जिनके हम मोर देन वन यूजेस कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस है. सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड. वापस से ये आपका टाइप्स ऑफ डिमांड में से आता है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, आपको लॉन्ग आंसर्स में टाइप्स ऑफ डिमांड कर लेना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. जब डिग्री की बात आती है तो समझ जाना है, दिस इज रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी ऑफ चैप्टर. ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इनकम. देखो बेटा यहाँ पे आप क्या ध्यान दोगे, क्वांटिटी डिमांड और इनकम. यहाँ पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम. आई रिपीट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम. ठीक है, सो वेन एवर द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट मतलब यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट. ठीक है, हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ध्यान से देखो, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांड इतना चेंज होगी कि आप मेजर नहीं कर पाओगे. ऑफ अ कमोडिटी टेकिंग प्लेस ड्यू टू द स्लाइट मतलब थोड़ा सा, और जीरो चेंज इन प्राइस मतलब कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है या थोड़ा सा चेंज होता है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इतनी चेंज हो जाती है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे. सो ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ये आपका क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए फॉर लॉन्ग आंसर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द राइज इन इट्स प्राइस. अगेन आई रिपीट, सप्लाई जो हो रही है वो बढ़ रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस. ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा है. ठीक है, एप्लीकेबल है.
अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब देखो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सेलर हो, ठीक है, सो वाइल सप्लाइंग योर कमोडिटी यू विल बी कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, आप बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना अच्छा से वैसे ही होगा कि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, भाई बहुत सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे, जैसे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको वो कमोडिटी बनाने में कितना खर्चा हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बस याद रखना आप लोग कि जब भी आपकी सप्लाई बढ़ती है, क्यों, ड्यू टू द राइज इन प्राइस ओनली, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, आप अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हो, क्यों, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है आपकी कमोडिटी का, इस वजह से, बाकी किसी वजह से नहीं कर रहे हो। सो इन दैट केस आपका आंसर होगा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। बहुत सिंपल है, क्या बोला है यहाँ पे, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। चलो मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4 चेयर्स प्रोड्यूस की, कितनी चेयर्स प्रोड्यूस की, 4 चेयर स्टूडेंट्स, और हम लोगों को कॉस्ट कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया, ध्यान से समझो आप लोग। सो फॉर प्रोड्यूसिंग दैट 4 चेयर हमारा जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ आता है। एंड वंस अगेन स्टूडेंट आई एम प्रोड्यूसिंग वन मोर चेयर, ठीक है, एक चेयर और प्रोड्यूस करती हूँ, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट एक्स्ट्रा चेयर दैट इज द 5th वन इज 50 रुपीज़, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज दैट what will be the marginal cost, basically what will be the marginal cost, मतलब here the marginal cost is 50, तो मतलब कि ये जो 50 रुपीज़ ऐड हुआ है इट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि दिस कॉस्ट इज इनकरिंग व्हेन आई एम एडिंग वन एक्स्ट्रा चेयर, ठीक है। सो जब भी हम टोटल कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके एक कॉस्ट इनकर करते हैं तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा सा ये आपकी यूटिलिटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। देन आता है हमारा, क्या बोला है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो ये वर्ड याद रखना, सम बट नॉट ऑल, कुछ फीचर्स, सारे नहीं, तो ये आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के कुछ फीचर्स है, सारे नहीं है, तो आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, इसको हम अ ग्रुप कहते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट के मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, बिनाका है, सेंसोडाइन है, हर कोई खुद को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है, क्योंकि भाई है तो टूथपेस्ट, लेकिन अगर उनको बेचना है तो उन्हें खुद को कंपटीशन में रहना है, तो उन्हें खुद को दूसरे से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखना, जब नंबर ऑफ फॉर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि सारे जो फॉर्म्स हैं हमारे एग्जांपल में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टूथपेस्ट ही, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप। वैसे आप सीमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर दैट आर, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, मेजर द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम मतलब हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की नहीं, तो इसीलिए बहुत सिंपल है। अगर आप ये देखोगे तो जब क्वालिटी की बात होगी तो वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी इंडेक्स होगा, ठीक है। हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, डिवाइस दैट मेजर्स चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि याद होगा आप लोगों को, इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर होता है जिसको हम किससे कंसिडर करते हैं, P0 से, याद आया होगा आप लोगों को, और हमारा फिर करंट ईयर होता है जिसको हम P1 से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज, हाँ ये 2021 है, सपोज मैं 2020, ठीक है, 2019 से मैं कंपेयर करूँ 2021 को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि मैं कि कंपेयर कर रही हूँ कि 2019 में प्राइसेस क्या हुआ करते थे और 21 में प्राइसेस क्या हुआ करते हैं गुड्स के। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइस ऑफ मिल्क, ठीक है। 2019 में मिल्क का प्राइस क्या था, अब 21 में मिल्क का प्राइस क्या है। तो जब मैं ये कंपेयर कर रही हूँ तो मैं विच टूल आई एम यूजिंग इंडेक्स नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। 15th वन, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक है। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात हो रही, मतलब कि विद इन द नेशन होगा, तो वो यहाँ पे नेट की बात हो रही है बेटा, तो इसलिए बहुत सिंपल आपको यहाँ पे नेट वर्ड यूज़ करना है। और जब ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज बोला तो मतलब कि इट वुड बी एट डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज NDP।
नेक्स्ट वन है वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बीके में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है डेप्रिसिएशन। जैसे ही वियर एंड टीयर वर्ड आता है फट करके आपको आंसर लिखना है डेप्रिसिएशन। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। यहाँ पे क्या बोला, टैक्स पे कर रहे हो, कब पे कर रहे हो, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसको हम एट प्रेजेंट कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट वन, पॉलिसी दैट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेब्ट। ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू और उनके डेब्ट। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, डेब्ट मतलब अगर गवर्नमेंट ने कुछ लोन्स एंड बोरोविंग्स ली है वो, तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे दो ही पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सो जो पॉलिसी डील करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेब्ट, उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट वन, डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ सर्टेन, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात आ गई, समझ जाना वो टाइम डिपॉजिट है। इफ सपोज यहाँ पे होता था डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर अ डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल, इतना अगर होता तो हमारा आंसर यहाँ पे होता सेविंग डिपॉजिट, ना कि टाइम डिपॉजिट। 20th वन, policy that aims at managing the quantity of money in order to meet the requirement of different sectors of the economy and to increase the pace of economic growth। अभी मैंने बात की थी आप लोगों से, याद है, फिस्कल एंड मॉनेटरी। सो जो पॉलिसी डिसाइड करती है क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट इज द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, तो उसी में है। तो बेसिकली अगर इट इज़ रिलेटेड टू मनी तो दैट विल बी योर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड लास्ट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे कि इंडिया जापान हो गया, इंडिया यूएस हो गया, बांग्लादेश और इंडिया हो गया, कुछ भी हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। यहाँ पे हम परचेज की बात करें, बेटा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मत लिखना इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे परचेज की बात हो रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेल होता, परचेज की जगह पे क्या होता, सेल होता, तो आपका आंसर होता एक्सपोर्ट ट्रेड। And last one student, systematic record of all international economic transaction of a country during a given period, usually a year, is called balance of payment। अगर थोड़ा सा confusion होता है तो systematic record of ये transaction बीके में देखा होगा आप लोगों ने, बैलेंस शीट होता है। सो जिस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट होता है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से कंट्री का भी बैलेंस शीट होता है, एंड दैट बैलेंस शीट गिव द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओके, and that balance sheet of country is known as balance of payment। So this much in this video. Hope you people like this video. Once again I'm repeating the same thing, if you like this video please share with your friends, subscribe to our channel,